हिस्ट्री से जो कि देखेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता यानी प्राचीन पहले का इतिहास। तो इसको माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, माने यानी कि 2500 ईसा पूर्व से ही माना जाता है। उससे पहले का भी किसी में मानता है, लेकिन एग्ज़ाम में यहीं से पूछता है। यहीं से हम शुरू करेंगे और देखते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग थोड़ा घबराइएगा नहीं। और ये बिहार पुलिस, बिहार एसआई, टीचर, बीपीएससी यानी कि हिस्ट्री का जो भी परीक्षा में पूछता है सबके लिए उपयोगी होगा। और ये सब चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि इसमें से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने आप लोग शेयर करेंगे इसी तरह का कंटेंट आपको दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता की थी, चीन की थी, मेसोपोटामिया की थी, लेकिन ग्रीक की नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में मिले हैं। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का किया गया था। कांसा, तांबा, लोहा का नहीं, यानी सेल खड़ी का हड़प्पा काल की मुहरों में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास में सर्वप्रथम थे। कपास में सर्वप्रथम हड़प्पावासी। लिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी, जो कि 1921 में किए थे। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह लोथल में हुई थी। माप तौल का खोज लोथल में हुआ था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था हड़प्पा वाला। अब देखते हैं आगे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से अब होगा निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ये होगा, इसका हो जाएगा 2 नंबर। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही हो जाएगा 2 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। पीछे बताए हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की समान
करना आरंभ किया। यानी हड़प्पा सभ्यता में उन्होंने पशुपति का पूजा किया करते थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। इसको मिलान करना है तो हड़प्पा यानी ए नंबर सही होगा। सीधे सीधे हड़प्पा का रावी, मोहनजोदड़ो का सिंधु हो जाएगा, लोथल का भोगवा, कालीबंगा का घग्घर नदी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। ईंटों का संस्करण सैंधव सभ्यता की तो कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव का मिलता है। सिंधु सभ्यता में मुद्रा पर आदि शिव का मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है तो मृतकों का टीला है। 30 तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रचलित नाम है। संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का हुआ है। संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से पशु का सर्वाधिक उत्खनन तो बैल का हुआ है मुहर पर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो हड़प्पा ही था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं चांदी के। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें 4 नंबर डी नंबर सही असत्य है, वही सही है। फर्स्ट देखते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ता व्यवस्था थी तो ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी ठीक है। लोग लोहे से परिचित थे लेकिन यही गलत है, लोहा से नहीं परिचित थे सिंधु घाटी में। चलिए आगे देखते हैं। इसका मिलान कीजिए। इसका भी सामने सामने वाला ही है, ए नंबर। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतरकेंगडोर बलूचिस्तान में स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा, चेनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब में है, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है।
धोलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा में धोलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के घरों में कुओं के अवशेष तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। और थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा। जितना लोग इसको देखेंगे, जितना वीडियो आगे शेयर होगा, इसी तरह का कंटेंट आता रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। ये नंबर सही हो जाएगा। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल का मिला है, जिससे दोनों में संबंध व्यापार का मिलता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृभूमि में करते थे। निम्न में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? तो ये आपके लिए चैलेंज हो जाएगा। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी घरों के विन्यास के लिए। इसको अब मिलान करना है दोनों में। इसका हो जाएगा 2 नंबर। लोथल हो जाएगा गोदीबाड़ा। कालीबंगा हो जाएगा जूता हुआ खेत। धोलावीरा हो जाएगा तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली हो जाएगा तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति हो जाएगा। इसका 2 नंबर मिला लीजिएगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, स्वाधान, द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारा करते थे। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातु का आयात करते थे? तो वे चांदी का करते थे, टीन का करते थे और सोना का करते थे। 1, 2, तीनों हो जाएगा। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्वासा से करते थे।
अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा। मुंडीगाक, सुतुरगुई, ये दोनों हो जाएगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो इनमें से सभी। लोथल एवं सूत्रकागेडोर, कुंतासी, अलादीनो एवं बलाकोट, यानी सभी हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, शिव, आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो इनमें से सभी। व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा एवं हिरण, सभी का हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट का बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो चनहुदड़ो से मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सदृश है, तो लोथल हो जाएगा। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्राप्त में हुई है, तो गुजरात से प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो चावल नहीं था, बाकी जौ, दालें और गेहूं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो यानी दोनों सही हो जाएगा। इसको मिलान करना है। मांडा, सी नंबर सही है। मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र, कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान, राखी गढ़ी हो जाएगा हरियाणा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो घोड़ा का नहीं हुए हैं, बाकी गाय, हाथी और शेर का हुए हैं। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो J.H. मैके ने किया था। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था, तो लोथल था। ये आप लोग आंसर भी देख सकते हैं, इस सब का आंसर देख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं, अब देखते हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व यानी वैदिक संस्कृति के बारे में देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी दोनों को बांट दिया है।
1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक संस्कृति कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ या कुलीन, माने आर्य का। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, जो कि गलत है। वे नगर और ग्रामीण दोनों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का नहीं था, बाकी जौ, गेहूं और चावल का था। वैदिक काल का बात कर रहा है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शल्व सूत्र वैदिक गणित का है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वेद में दी गई है। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहा जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो सामवेद को कहा जाता है। संगीत का कह रहा है तो सामवेद। प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, बीच बीच में रुक कर भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आप लोग सुन भी सकते हैं। देखना क्या है, सुन भी सकते हैं। शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति के हैं। अस्तु माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिगम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में कहाँ बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो पंजाब में बसे थे आर्य। अब इसको मिलाना है तो सब सामने सामने दिया है। हड़प्पा रावी नदी किनारे। ऋग्वेद होत्री होता है। यजुर्वेद अधर्व्यु, सामवेद उद्गाता उद्गात्री और अथर्ववेद ब्रह्मा। वेदों को अपरूप से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं तो उलूक कणंद हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो जैमिनी हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो बादरायण हैं।
वैदिक ऋग वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल से उदित हुई है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं तो स्वर्ण आभूषण को जाना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। चलिए आगे देखते हैं। इसको मिलान करना है। ऋग्वेद तो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद तो स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी तो सिंधु है। सर्वाधिक वर्णित और पवित्र पूछेगा तो सरस्वती हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक वर्णित सिंधु हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा और अश्वपति शासक थे तो के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन का है। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह प्राप्त धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हुए हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत नहीं है और सब है। भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद है, भागवत नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप लोग बीच बीच में काट कर भी देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अब मिलान करना है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का हो जाएगा औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद हो जाएगा तो ईश्वर महिमा, और यजुर्वेद हो जाएगा तो बलिदान विधि, और सामवेद हो जाएगा तो संगीत हो जाएगा। चरक संहिता तो ये चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से मिलता है। वैदिक युगीन सभा तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत
इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो वैदिक युग में हुई है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी नहीं लाई गई थी। इसको सुमिलित करना है तो ये सामने सामने है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद, अथर्वशास्त्र अथर्ववेद में से हो जाएगा। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। चलिए आगे देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ वंश को करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 हैं। आर्य भारत में संभवतः आए, मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंततः गद्य रूप में भी उचित है? तो यजुर्वेद है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? तो विदथ थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रचलित कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई थी गोत्र व्यवस्था। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह का तो उच्च वर्ण, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है। वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो जव को कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए हुआ है। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू हो जाएगा। सुमिलित कीजिए। तो इसमें सब सामने सामने है। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र हो जाएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के तो पाणिनि हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम है। चलिए आगे देखते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो कुल या कुटुंब थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई थी। तो इंद्र। किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को प्राप्त है सर्वोच्च स्थान। अब देखते हैं, इसको मिलान करना है। इसका हो जाएगा 1 नंबर, यानी सामने सामने वाला ही है। तो मिलान कीजिए। राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ।
अग्निष्ठो यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अभीष्टों को पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ, सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। चलिए इसको मिलान करना है, ये भी सामने सामने ही है। पुरुषरणी रावी नदी, शतुद्री सतलज, यानी पुराना नाम क्या है पहले का, अस्किनी चिनाव, बिपाशा व्यास हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी, तो 16। इसमें मिलान करना है, इसका हो जाएगा, यानी सामने सामने वाला ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ब्रह्मा विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में विवाह, कन्या के साथ विवाह। इसको थोड़ा कट गया है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यही चीज़ यहाँ दिया है। गंधर्व विवाह तो प्रेम विवाह, असुर विवाह तो कन्या को खरीदकर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है, मातृ ऋण शामिल नहीं है, बाकी देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण शामिल है, मातृ ऋण शामिल नहीं है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो केरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चिन्हित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, तो भगवानपुर में आया हुआ है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य गाय को, यानी वध योग्य नहीं गाय को कहा गया है। संग्रहित्री कोषाध्यक्ष, भागदूध कर संग्रहकर्ता, छता छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप प्रतिहारी राज्य प्रसाद का सशक्त। अब देखते हैं आगे। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रीत गोप कहा गया है, तो वरुण को कहा गया है। लिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, तो वरुण। 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप, तो विष्णु को 52 भगवान थे उस समय। चलिए आगे देखते हैं। इसको मिलान करना है। पुष्ण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घोष घोह जगत के पिता, आदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, विश्वामित्र ने रचा है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से संबंधित है। निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित है, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। वे अश्वरथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में
निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा क्रभु का सूचक है। धर्म तथा ऋतु भगवान की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत दैनिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये नहीं, दोनों सही हो जाएगा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। इसको मिलान करना है। कुंभा हो जाएगा तो काबुल, परुषणी हो जाएगा तो रावी, सदानीरा हो जाएगा तो गंडक, शत्रुद्री हो जाएगा तो सतलज हो जाएगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है? शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधे माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगण थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह का प्रकाश डालता है? तो सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शास्त्रीय संगीता के नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत को जाना जाता है। तो यहाँ तक हो गया ऋग्वेद। अब देखते हैं, यहाँ तक पूरा हो गया। इसके बाद में देखते हैं महाजन पद काल यानी 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। गंधार, तो गंधार हो जाएगा तक्षशिला। सुरसेन हो जाएगा मथुरा। वत्स हो जाएगा कौशाम्बी। कौशल हो जाएगा श्रवस्ती। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने किया था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे ककवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो कलशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन को माना गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक, ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम था तो अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापरनंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रीमीज कहा गया? तो घननंद को कहा गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन
द्वारा किया गया, तो यूनानियों द्वारा किया गया। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रिय बनाया? तो डेरियस दार्यावाहु वन। हाइडेस्पिज या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन शासकों के बीच? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच लड़ा गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। और इसको आप लोग थोड़ा मिलान कर लीजिएगा और इसका कमेंट में आप लोग दीजिएगा क्या होगा 17 का। और ये थोड़ा पीछे छोड़े थे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।